Hello, aspiring teachers. Today we are going to talk about something very easy. आज हम ना इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल और इजी चीज के बारे में बात करने वाले हैं. दैट इज समवॉट लाइक गुड एंड बैड, मे बी राइट और रॉन्ग, और कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, कैसे ये डेवलपमेंट होता है. So basically, we are going to talk about somewhat a devil or somewhat a angel. जो आप कभी भी किसी भी काम को करते वक्त फंसते हैं, तो जब ये फंसते हैं तब क्या चीज है जो डेवलप होती है. तो वहां पे डेवलप होता है मोरल, आपकी नैतिकता. वो उसका जब डेवलपमेंट होता है ना, तब ये जो हम नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, तब धीरे धीरे इन सारे संज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है. सो ये लेट्स टॉक अबाउट मोरल डेवलपमेंट, और जिसमें सबसे पहला काम है पियाजे का. तो जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि आरंभ सीरीज इज अबाउट कि जितने भी टॉपिक आते हैं सीटेट में, उन सबको हम डिटेल में कवर कर रहे हैं. तो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोरल डेवलपमेंट, और सबसे पहली शुरुआत होती है मोरल डेवलपमेंट की पूरे साइकोलॉजी के फील्ड में. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन नोन एज पियाजे. ये पियाजे जो है ना, ये बहुत ही अच्छे एक रिसर्चर रहे जिन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया मोरल डेवलपमेंट के ऊपर. कैसे नैतिकता का विकास होता है. वास्तव में इनका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है ना, दैट वाज इन द फील्ड ऑफ मोरल डेवलपमेंट. बट वाइल रिसर्चिंग फॉर मोरल डेवलपमेंट हिज इंटरेस्ट अराइजेस. उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हुआ और चेंज हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ. उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की तरफ अपना ध्यान मोड़ा, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत ही अच्छी थ्योरी दी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, और आपको वो सारी चीज इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. और इन्होंने जो थ्योरी डेवलप की वो कंप्लीट थ्योरी नहीं है, बीच में इन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट ले चुके थे. पर इन्होंने पूरा का पूरा जो मोरल डेवलपमेंट है ना, इसको 3 भाग में डिवाइड किया, जिसमें से 2 स्टेज बताए और एक गैप बताया. तो चलो देखते हैं कि वो 2 स्टेज और गैप क्या था. तो एक था स्टेज 1 और दूसरा था स्टेज 2. ध्यान देना, सवाल 21 में इस जगह से भी पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा समझना, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम जगह पे आपको मोरल डेवलपमेंट में पियाजे के बारे में मिलेगा. हर बार कोलबर्ग के बारे में बात होती है, पियाजे के बारे में बात नहीं होती. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. जो स्टेज 1 था, दैट वाज अबाउट 4 to 7 ईयर्स, और स्टेज 2 10 to 14 ईयर्स की, मतलब 14 साल तक आते आते इनके हिसाब से जो मोरालिटी है वो डेवलप हो जाती है. स्टेज 1 में जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है, जहां पे राइट और रॉन्ग जो है ना, बच्चे को पता नहीं है. ठीक है, हेट्रोनोमस मोरालिटी है. उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सही है, क्या सही है, कितना सही है, ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं उनको. हेट्रोनोमस यानी कि उनको कोई और भी बता रहा है, वो किसी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, उनको कोई और बता रहा है. दे आर इन द मोरल रियलिज्म. वो मोरल रियलिज्म में है जहां पे कि उनको वही चीज पता है जो दूसरों ने बताई है. उनके हिसाब से जो मोरालिटी है वो कॉन्स्ट्रेन है, जो उनके पेरेंट्स ने बताई है, जो उनके टीचर्स ने बताई है, जो उनके किसी एल्डर ने बताई है. उनके हिसाब से जो चीजें हैं वही सही है, उसके अलावा दूसरी चीज सही नहीं हो सकती है. और ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा कभी चेंज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द स्टेज 1. जो स्टेज 1 में बच्चे बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से ये है. बट स्टेज 2 में देखें तो मोरालिटी जो है ना, वो धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाती है. बच्चों को पता चल चुका होता है कि क्या सही है क्या गलत है. उनकी जो मोरालिटी वो ऑटोनोमस यानी सेल्फ से मोरालिटी आ रही है. वर्ड पे ध्यान देना, ऑटोनोमस मोरालिटी हो चुका है. उनको खुद से पता है कि भैया सही क्या है गलत क्या है. वो रूल को फिक्स नहीं मानते हैं, और उनके हिसाब से ऐसा है कि जब जरूरत पड़ेगी और जब ऐसा होगा कि सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो उस रूल को तोड़ा जाएगा. दे बिलीव इन मोरल रिलेटिज्म. वो उन्होंने मोरल को रिलेट किया है, तो मोरल रिलेटिज्म में आते हैं. और इनकी जो मोरालिटी है ना, वो कॉपरेशन वाली है. और इनका हिसाब ये कहता है कि रूल्स जो है ना वो चेंज हो सकते हैं अगर पूरा का पूरा जो उनके आसपास के लोग हैं ना वो अप्रूव करें. तो
ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बता रखी, नॉर्मल सी चीज़ है जो हम और आप हर दिन ऑब्जर्व भी करते हैं। अब ये गैप में क्या आता है, तो गैप में ये देखो 7 to 10 years का गैप है। इस गैप ईयर में क्या हो रहा है कि सम टाइम स्टूडेंट्स और द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक स्टेज 1 एंड देन स्टेज 2। कभी कभार बच्चे जो है स्टेज 1 की तरह बिहेव कर रहे हैं और कभी कभार जो बच्चे हैं वो स्टेज 2 की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आ रहा है यहाँ पे कि स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ मूवमेंट हो रहा है। कभी बच्चा जिद्दी है, कभी उसके हिसाब से ऐसा है कि नहीं ये गलत है तो गलत है, मम्मी ने बोला था ना ये गलत है तो ये गलत है। और कभी कभी ये हो रहा है कि नहीं मम्मी ने बोला था कि गलत है लेकिन फिर भी तेरे साथ ये हुआ है इसलिए तेरे लिए ये सही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, हो गई गलती मान लेना, सब ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर हमें देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे कि बच्चा स्टेज 1 में भी कभी कभी जा रहा है पेंडुलम लाइक थिंग, कि कभी बच्चा स्टेज 1 की तरफ जा रहा है, कभी बच्चा स्टेज 2 की तरफ जा रहा है। तो ये जो एज है ना, ये दोनों के बीच का गैप है और इन दोनों के ब्रिज को भरता है। तो अब देखो इन्होंने सिर्फ यहीं तक लाके अपना काम जो है वो छोड़ दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि पियाजे ने कैसे स्टेज और गैप के बारे में बताया। नाउ आप भी खुद को बहुत अच्छे से बूस्ट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे कि आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में आप नीचे की तरफ आओगे, तो आप देखोगे कि वहां पे आपको सीटेट का एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे कि बहुत सारे मात्र 1 रुपए में बहुत सारे क्विजेस यानी मॉक फुल लेंथ मॉक पेपर है अवेलेबल है। जाइए उसको एक्सेस कीजिए और अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट कीजिए। साथ के साथ आप सीटेड टॉपिक वाइज मॉक भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक लेवल आप बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी आरंभ सीरीज चल रही है, आप पढ़ते जाओ और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते जाओ, आपकी तैयारी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से बूस्ट हो चुकी है। नाउ कमिंग टू दिस राइट एंड रॉन्ग थिंग, कि अभी तक तो हमें ये पता चल गया कि जो पियाजे ने बताया कि ये तो ऐसा हो रहा है कि कुछ एक स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और बीच में गैप आ रहा है, लेकिन इनका काम तो पूरा हो नहीं पाया। इन्होंने कंप्लीट काम तो किया नहीं, पूरा तरीके से समझाया नहीं हमें कि कैसे सही गलत पाप पुण्य कौन सा रास्ता चुनना है कौन सा नहीं चुनना है, इज इट डिपेंड्स और नॉट। जो ये एंजल और डेविल वाला हिसाब किताब है, ये सारी चीजों में हम फंसे रह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्क्रीट किसी भी चीज को इन्होंने नहीं बताया। इस चीज को कॉन्क्रिटाइज किया कोलबर्ग ने। कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थियोरी थी वो बहुत ही अच्छी थियोरी थी और वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज थियोरी भी है। साइकोलॉजी की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थियोरी भी कोलबर्ग की थियोरी है और सबसे बढ़िया रिलेटेबल थियोरी भी अगर किसी की है तो कोलबर्ग की है। तो ये जो कोलबर्ग थे, इन्होंने जितना भी काम पियाजे ने किया उसके ऊपर अपना काम बिल्ड किया। इन्होंने, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और ये अपने मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो काम है, एज आई सेड, कि जीन पियाजे के वर्क से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के है, उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने उसी फील्ड में आगे काम करने का डिसीजन लिया और आगे उन्होंने इसी फील्ड में काम भी किया। इन्होंने जो बताया कि जो मोरल फाउंडेशंस होते हैं, जो इन्होंने अपना थियोरी का फाउंडेशन रखा, दैट वाज बिकॉज ऑफ मोरल डायलेमा एंड मोरल रीजनिंग। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क जैसी चीज के ऊपर विकसित किया। अब मोरल डायलेमा क्या होता है, दुविधा क्या है, कि ऐसी स्थिति जहां पे कि पर्सन जो है वो फंस गया है दोनों साइड से, उसको ये पता है कि दोनों तरफ उसको डैमेज होने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ घाटा उसका दोनों तरफ होने वाला है। डायलेमा वो होता है जहां पे हमें सिचुएशन का बहुत अच्छे से भान हो, समझ हो और हमें ये पता हो कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, वो है डायलेमा। एंड देन मोरल रीजनिंग आती है, नैतिक तर्क आता है जो उस डायलेमा से निकालता है और हमें ये बताता है कि जो सही और गलत हमने चुना है वो किस आधार पे चुना है। तो अगर ध्यान दो, इस चीज को समझ पाओ, तो मेरे पास अगर कोई सिचुएशन है कि मुझे लेफ्ट और राइट जाना है, तो मैं लेफ्ट लेती हूँ तो मुझे कांटे वाले रास्ते मिलते हैं और अगर मैं राइट लेती हूँ तो मुझे पत्थर वाले रास्ते मिलते हैं। तो अब मैं लेफ्ट और राइट दोनों में से जिस भी चीज को चुनती हूँ, जिस भी रास्ते को चुनती हूँ और खुद को क्या रीजन देती हूँ उस रास्ते को चुनने का, दैट इज मोरल रीजनिंग। उसी को हम मोरल रीजनिंग कहते हैं, कि नैतिक तर्क है कि किस आधार पे मैंने लेफ्ट और राइट चुना है,
कि इन दोनों में से कौन सी जगह पे मुझे जाना है, किस रास्ते को फॉलो करना है। दैट इज मोरल रीजनिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ये जो डायलेमा वाला सिचुएशन है ना, मोरल रीजनिंग वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी डायलेमा का यूज करके उन्होंने अपनी पूरी थियोरी डेवलप की। उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर बच्चों को पकड़ा, ठीक है, एज ग्रुप को पकड़ा, और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे कुछ प्री नर्सरी वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो मिले, कुछ स्कूल गोइंग बच्चे मिले, कुछ वयस्क मिले, कुछ उसके बाद वाले मिले। तो अलग अलग ग्रुप से ये मिले और इन्होंने उन सब को कुछ डायलेमास दिए, कई सारे डायलेमा उन्होंने डेवलप किए और उन डायलेमास को दिया और उनसे आंसर कलेक्ट किया। काइंड ऑफ क्वेश्चनर जो परफॉर्मा मिलता है, आप भर के देते हो, अब तक आपने बहुत सारे स्कूल में फिल किया होगा। तो वो इन्होंने काम किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट से इन्होंने अपनी थियोरी डेवलप की। और इन सारे डायलेमास में एक हाइंज का डायलेमा है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब हाइंज का डायलेमा क्या कहता है, वो ये बताता है हमें कि देयर वाज दिस पर्सन जिसके साथ सर्टेन सर्टेन घटनाएं हुई, अब वो क्या कर सकता था। तो अलग अलग ग्रुप के लोगों ने इसका आंसर अलग अलग तरीके से दिया था और जिस हिसाब से उन्होंने अपने पूरे थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। तो अब समझते हैं कि हाइंज डायलेमा क्या था। तो हाइंज एक पर्सन है या हिंज एक पर्सन है। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं आपको ये स्टोरी बताने जा रही हूँ हाइंज के बारे में, ये कई जगह पे आपको अलग अलग तरीके से मिलेगी, बट जिस्ट वही है। तो सिर्फ कहानी पे फोकस करना कि क्या कहने का मतलब है, उस कहानी के वर्ड टू वर्ड पे मत जाना, रैदर कि उस जिस्ट को समझना और इस बात को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे डायलेमा क्या था, राइट। अब देखो कहानी पे आते हैं कि हाइंज एक पर्सन है जो बहुत ही खुशी से अपनी पत्नी, बीवी, बच्चों के साथ, मतलब पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। अब भाई वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उनको ये था ही नहीं कि उनकी पत्नी बीमार है तो उनका क्या करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। तो हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि ऐसा है जी कि आप एक फार्मासिस्ट के पास जाओ, ये सर्टेन एक मेडिसिन है जो आपकी वाइफ को बचा सकता है, तो आप इस मेडिसिन को ले आओ, ठीक है। जब वो एक बड़े फार्मासिस्ट के पास गया और उसने बोला कि ये सर्टेन सर्टेन दवाइयां हैं, वो मुझे दे दीजिए, तो फार्मासिस्ट ने जब दवाई देखी और बताया कि ठीक है ये लो दवाई और इतने पैसे निकाल के दे दो, लेट से 2000 रुपीज, उसने बोला कि मुझे 2000 रुपए दे दो। तो इसने कहा कि मेरे पास 2000 तो नहीं है पर मेरे पास 1500 है, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मासिस्ट होगा उसने वो क्या कहना है, वो यही बोलेगा ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आप पूरे पैसे लेके आओ तब आप दवाई लेके जाओ। तो हाइंज ने बहुत ज्यादा देर तक इंतजार किया और फिर वो समझाते रहा कि ऐसा है कि आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए वरना मेरी पत्नी मर जाएगी, प्लीज मुझे आप मेडिसिन दे दीजिए वरना मेरी पत्नी मर जाएगी, बहुत रिक्वेस्ट किया उसने। पर ये जो फार्मासिस्ट था ये एक बार भी इनकी बात सुनने राजी नहीं हुआ। इसने बोला कि ऐसा है कि नहीं, मैं नहीं दे रहा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो अंत में वो कुछ टाइम तक वहीं पे सोचते रहे, कॉर्नर में बैठ करके उन्होंने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं। उनके दिमाग में दो सिनेरियो बने, एक कि ये कि वो उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे, बिना पैसे के दवाई ले नहीं सकते हैं तो उनकी पत्नी को मरने दें। और दूसरा ये कि अगर वो अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ देते हैं तो वो कैसे रहेंगे, और अगर वो दवाई चुरा लेते हैं तो उनकी पत्नी बच जाएगी, लेकिन दवाई चुराना तो गलत बात है, उनको जेल हो सकती है। तो हु विल बी गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, कौन उनकी पत्नी का ख्याल रखने वाला है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो सोच सोच के पागल हो रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, दवाई चुरा लेनी चाहिए या फिर उनको अपनी पत्नी को बचा लेना, मतलब सॉरी, दवाई चुरा लेना चाहिए या फिर उनकी पत्नी को मरते देना चाहिए। यहाँ पे कैसी सी सिचुएशन थी जहाँ पे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, अगर वो मर जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, अगर मैं चुरा लेता हूँ तो ये गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस वक्त आप सबके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि उसको अपनी वाइफ को बचाना चाहिए। He should save his wife. What Hein should do? तो he should save his wife. Obviously, यहाँ पे एक इंसानी जीवन का बचाना बहुत जरूरी है। पर क्या हमने फार्मासिस्ट की तरफ से सोचा एक बार भी? दैट माइट बी कि ऐसा है कि
ये जो दवाई है इसी के ऊपर उसका उसके घर की गृहस्थी चलने वाली थी, वरना उसके बच्चे मर जाने वाले थे। तो ये हो सकता है ना कि वो इसीलिए इतना एडमेंट था कि मैं नहीं दवा दूंगा, अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे पूरे, मेरे बच्चे मर जाने हैं, और ये दवाई अगर नहीं मिलेगी तो सामने वाला पर्सन मर जाएगा, ये भी उसको बहुत अच्छे से पता है, बट वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। कभी आप इसको दोनों साइड से इस स्टोरी को सोचोगे तो ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपका जवाब हाइंज के फेवर में होना चाहिए या आपका जवाब फार्मासिस्ट के फेवर में होना चाहिए। इट इज वन हेल काइंड ऑफ डायलेमास। इसी तरीके के कई सारे डायलेमास जब आपने सीटेट का बैच ज्वाइन किया होगा या फिर आप करने की सोच रहे होंगे, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। जब हम करते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में डायलेमास बहुत बड़े होते हैं। हम जिस दुविधा की डे टू डे लाइफ में बात करते हैं वो तो दुविधाएं हैं ही नहीं, वो तो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जवाब हमें पता है, और इन सारे डायलेमास को हम बहुत ही ज्यादा होलसम मैनर में जब अपनी क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन बैच में कंप्लीट करते हैं ना, तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता हमें, जितने क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं ना उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एंड तब हमारी समझ जो है ना इसको लेकर के बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ध्यान रखना, कोलबर्ग से सवाल बहुत ही ज्यादा इजी नहीं आते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी आते हैं सवाल, बच्चे बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो वीडियो का पार्ट 1 था। लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा जल्द ही, जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और अपने सीटेट सीडीपी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सारी चीजों को क्लियर करें। Until then, do follow RM series. God bless you all.